नेक्स्ट मेथड है क्रिटिकल पाथ मेथड या सीपीएम। मैंने आपको बताया कि जो PERT है और सीपीएम दोनों ही क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज सीपीएम के बारे में पढ़ेंगे। सीपीएम क्या होता है? जैसे PERT है, PERT की तरह ही क्या है सीपीएम। काफ़ी सारी विशेषताएं PERT की और सीपीएम की मिलती जुलती हैं। PERT में क्या किया जाता है, टाइम का हम एस्टिमेट लगाते हैं। 3 तरह का एस्टिमेट था। एक तो जो टाइम फिक्स किया उससे पहले हमें अपने टारगेट को अचीव हम कर लें। दूसरा क्या था, जहाँ जितना टाइम हमने डिसाइड किया उतने टाइम में अपने टारगेट को अचीव किया। और तीसरा क्या था, घटिया अनुमान, जिसमें कि जितना टाइम है उसमें हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। ये पीछे पढ़ लिया था आपने। तो सीपीएम को समझने के लिए PERT के साथ हमने इसके साथ सिमिलरिटीज़, क्या समानताएं हैं इन दोनों में, क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ यानी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ये देखेंगे। तो पहले समानताएं, क्या एक जैसे कैसे हैं ये। कह रहा है कि दोनों का प्रयोग ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए किया जाता है। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर प्लानिंग करनी पड़ती है और कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। और PERT और सीपीएम दोनों क्या है, कंट्रोलिंग टेक्निक है। तो दोनों का प्रयोग किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। दूसरा क्रिटिकल पाथ, कल हमने पढ़ा था PERT में क्रिटिकल पाथ जैसे वहाँ पर डिसाइड होता है, ऐसे ही यहाँ पर सीपीएम में भी क्रिटिकल पाथ, तो दोनों में ये कॉमन है। फिर दोनों पद्धतियों में प्रोग्राम नेटवर्क तैयार किया जाता है। प्रोग्राम नेटवर्क क्या होता है, जब सारी एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटी छोटी क्रियाओं में बांट लिया और उसको हमने क्या किया, डायग्राम से शो कर दिया या चार्ट के द्वारा हमने बता दिया, ये चार्ट बना दिया इसका सारी एक्टिविटीज़ का, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोग्राम नेटवर्क। तो ये PERT में भी किया जाता है और सीपीएम में भी किया जाता है। उसके बाद इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ को एक सीक्वेंस में लगाया जाता है। सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले जैसे कल एग्जांपल लिया था गाड़ी बनाने का, PERT में हम एग्जांपल कर रहे थे PERT में एग्जांपल ले रहे थे कि एक न्यू कार हमने बनाई। ठीक है, तो उसमें सीक्वेंस में बांट दिया कि पहले एक इंजन बनने का काम होगा, दूसरा फिर क्या होगा, उसकी बॉडी तैयार होगी, तीसरा उसके फ्रेम्स तैयार होंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ को हमने सीक्वेंस में लगा दिया कि पहले कौन सी एक्टिविटी की जाएगी, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी की जाएगी। तो ये था। तो ये इनका क्या है, सिमिलैरिटीज़। तो ऐसे ही सीपीएम में भी जैसे PERT में किया जाता है, ऐसे ही सीपीएम में भी एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस में लगाया जाता है। अब दोनों में असमानताएं, डिससिमिलैरिटीज़ या डिफरेंस क्या है। पहला, PERT का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्कुल नया हो, पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमने नहीं किया, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कितना टाइम हमारा उस प्रोजेक्ट में लगेगा। जैसे एक नई कार बनाना, बिल्कुल नई कार बना रहे हैं हम, लेटेस्ट फीचर से जो लेस होगी, तो हम ऐसी कार का निर्माण करना चाहते हैं। और सीपीएम कहाँ प्रयोग किया जाता है, ऐसी परियोजनाओं में, ऐसे प्रोजेक्ट में इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें पहले कुछ एक्सपीरियंस होता है। जैसे बिल्डिंग बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, फ्लाईओवर्स वगैरह जैसे बनाते हैं, रोड्स बनाना, तो ये सारे यहाँ पर क्या किसका प्रयोग होगा, सीपीएम का। ठीक है, ये डिफरेंस है कि ये PERT नई परियोजना में और सीपीएम जहाँ पहले वो कार्य हो चुका है, अब दोबारा बार बार वो कार्य हो रहा है, तो वहाँ पर सीपीएम का प्रयोग होता है। सेकंड है टाइम एस्टिमेट। PERT में हम टाइम को एस्टिमेट, क्योंकि ये नई परियोजनाओं में प्रयोग किया जाता है, न्यू प्रोजेक्ट में यूज़ होता है ना PERT का, तो वहाँ पर हम टाइम को फिक्स ये नहीं बता सकते कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। जबकि सीपीएम में बिल्डिंग बनाने का, जैसे यहाँ हमने बताया कि बिल्डिंग, सड़कें जब ये पहले से ही बन रही हैं और इनमें पता है कि कितना टाइम, एस्टिमेट सही पता होता है कि कितना टाइम इसमें लगना है। तो PERT में कोई टाइम का हमें नहीं पता होता, वहाँ केवल एस्टिमेट लगाते हैं। और सीपीएम में एक्सपीरियंस हो जाता है काम कर करके कि कितना टाइम हमारा लगेगा। तो ये डिफरेंस है। तीसरा, PERT में टाइम एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि प्रोजेक्ट पे लगने वाले टाइम को कम किया जाए। सीपीएम में क्या किया जाता है कि कॉस्ट कम की जाए, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और कॉस्ट क्या हो, मिनिमम। उसके बाद PERT इवेंट्स पर ज़्यादा जोर देता है, जैसे ABC, कल हमने पढ़ा था ना ABC, ये हमारे इवेंट हैं। और सीपीएम किस पे जोर देगा, एक्टिविटी पे। एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, AB, दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, BC।
तो पर्ट में ABC पर जोर दिया जाएगा, CPM में ABBC इन पर एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जाएगा। पर्ट में घटनाओं पर या इवेंट्स पर और CPM में एक्टिविटीज़ पर। उसके बाद ये इसकी सिमिलरिटीज़ थी। अब हम डिसिमिलरिटीज़ होगी, सिमिलरिटी भी होगी और डिसिमिलरिटीज़ भी होगी। तो उसका इवेल्युएशन करते हैं कि क्या क्या लाभ हानि है इसके पर्ट और CPM के। पहला, क्योंकि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं इनको, प्लानिंग और कंट्रोल के लिए, तो हमारा प्लानिंग और कंट्रोल कैसा होगा, इफेक्टिव। अगर पर्ट और CPM को यूज़ करके हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारी प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि एक मैनेजर को इवेंट्स और एक्टिविटीज़ की बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के देखने होते हैं जिससे वो कॉस्ट को कम कर सके, तो उसको सोचने का बहुत काम करना पड़ता है, जिससे क्या होगा, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कैसी हो जाती है, बेस्ट बनती चली जाती है। उसके बाद समस्या वाले चरणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल स्पॉट्स। पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में हमने बांटा था और प्रत्येक भाग का जो इम्पोर्टेंस है प्रत्येक पार्ट की वो हमने समझी। जो जहाँ पर ज़्यादा जोखिम होता है, किसी भी एक्टिविटी में अगर ज़्यादा जोखिम है तो उसके ऊपर पहले से ही ध्यान जो है वो फोकस जो है वो रखा जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो समस्या वाली जो जहाँ पर समस्या आने की संभावना है उनको पहले ही हम ध्यान से करेंगे तो वहाँ पर वो समस्या फिर भविष्य में नहीं आएगी। उसके बाद है समय का सही अनुमान। तो करेक्ट एस्टिमेट ऑफ टाइम, पर्ट में 3 तरह के अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाकर टाइम निकालते हैं कि प्रोजेक्ट कितने टाइम में पूरा होगा। और CPM में एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि काम किया जा रहा है ना तो बार बार काम करेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। CPM में एक्सपीरियंस से और पर्ट में एस्टिमेट से अनुमान लगाया जाता है पर्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसा होता है, नया होता है बिल्कुल। क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अथॉरिटी और वो हैं जो भी अथॉरिटी है, जो भी काम कर रहे हैं व्यक्ति, वहाँ पर उनके राइट्स क्या हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया जाता है। फिर जहाँ पर जिस भी एक्टिविटी में दिक्कत आई ये देखा जाएगा कि किसके अंडर, किस ऑफिसर के अंडर ये एक्टिविटी की जा रही थी, तो उसकी जिम्मेवारी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, भाई इस व्यक्ति ने काम अच्छे से नहीं किया। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है। पहला, अनसर्टेनिटी ऑफ टाइम। पर्ट में हम क्या करते हैं, केवल एस्टिमेट लगाते हैं। अब एस्टिमेट फ्यूचर के लिए लगाएं और भविष्य में पता नहीं कैसी सिचुएशन आ जाए तो वो टाइम की जो फिगर आपने एस्टिमेट की थी वो सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है। तो केवल एस्टिमेट है, अनसर्टेनिटी है कि जो आपने अनुमान लगाया वो ठीक है या नहीं है। लिमिटेड यूज़, क्योंकि पर्ट में हमने ये देखा कि एक एक्टिविटी, नई प्रोजेक्ट होता है हर बार, पर्ट में क्या होगा, नया प्रोजेक्ट। इतनी एफर्ट्स, इतनी मेहनत करके जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर, जो एक्सपीरियंस गेन किए गए, उनका भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब काम फिर दोबारा से नए सिरे से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो लिमिटेड यूज़ होता है इसका। मोर एम्फेसिस ऑन टाइम, पर्ट में केवल टाइम के ऊपर फोकस किया जाता है और कॉस्ट को क्या है, छोड़ दिया जाता है। उस CPM कॉस्ट को ध्यान में रखता है, वो कहता है भी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़िया करके कॉस्ट को कम करना चाहिए, हमें लागत कम कर देनी चाहिए। लेकिन पर्ट में समय की ओर ध्यान दिया जाता है, टाइम को ध्यान में रखा जाता है, कॉस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद ये रामबाण नहीं है, ये जो मेथड है, टेक्निक्स हैं, वो केवल आपके साधन है, मीडियम है, ये साध्य नहीं है। इनको लागू करके ये मान लेना कि हमारा जो कंट्रोल है और प्लानिंग है वो हो गई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग को और अपने एफर्ट्स लगाते रहना पड़ेगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्ट और CPM यूज़ कर लिए तो कंट्रोल हमारा इफेक्टिव होगा, नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कह रहा है भी एक बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल कब होगा, एफिशिएंट कब होगा, जब उसको स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, डेविएशंस। इन डेविएशन का बिजनेस में जितना जल्दी पता लग जाए उतना ही जल्दी क्या होगा, करेक्टिव एक्शन यानी कि सुधारात्मक कार्यवाही होगी, उतना ही जल्दी सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
और जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, सही यूटिलाइज होंगे। करेक्टिव एक्शन आपने ले लिया तो भविष्य में जो वेस्टेज हो रही थी अब वो नहीं होगी और ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम करेगी। अब ये जो डेविएशन का पता लगाने की बात है, ये कैसे पता चलेगी? इन्फॉर्मेशंस मैनेजर के पास जल्दी जल्दी आनी चाहिए। अगर वो उसके पास इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, टाइमली और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अगर उसको मिल जाती है तो क्या होगा, वो डेविएशंस का पता लगा के उनको दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही कर लेगा। ठीक है, तो टाइम पर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए। और ये कैसे मिलेगी? MIS से, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। नाम से भी क्लियर हो रहा है, मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिस्टम क्या कहलाता है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर MIS में क्या किया जाता है? डाटा कलेक्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर का यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर और दूसरे जो टूल्स हैं, जो साधन हैं, उनका यूज़ किया जाता है। ये उपकरण अति शीघ्र सूचनाएं उपलब्ध करके निर्णय में मदद करते हैं। यानी कि जब एक मैनेजर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैनेजर है उसको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसको क्या लेने होते हैं? डिसीजन। तो ये डिसीजन लेने से पहले उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए। कैसे आएगी? MIS से, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से, कंप्यूटर को और अदर जो गैजेट्स हैं उनको यूज़ करके। तो MIS जो है वो कंट्रोल के काम को आसान बनाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो डिसीजन लेने से पहले ही सूचनाओं को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए गए तो वहाँ हो ही नहीं सकता कंट्रोल अच्छा ना हो, कंट्रोलिंग वहाँ अच्छी ही होगी। तो इसके बाद MIS के लाभ क्या हैं? पहला क्या लाभ है इसका? इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारे जो कार्य हैं इसमें किए जाते हैं MIS में। तो इससे क्या होगा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में क्या है? जुड़े हुए होते हैं और ये इनको जोड़ती है, MIS प्रणाली इनको जोड़ती है। परचेज डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेल्स को जो चाहिए वो आपस में, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए परचेज डिपार्टमेंट से। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? कि इन्होंने माल को खरीद लिया है या नहीं खरीदा, को कैसी क्वालिटी का माल खरीदा है, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, ये सारा कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? परचेज डिपार्टमेंट से। तो ये किसके थ्रू लेगा? MIS, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर से ये सारी जानकारी ले सकता है यहाँ से, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर के माध्यम से ये तुरंत पूछ सकता है। तो आपस में डिपार्टमेंट सारे जुड़ जाते हैं इसके कारण। फिर यह डिसीजन और कंट्रोलिंग के काम को क्या बनाता है? सरल बनाता है। MIS से कंट्रोल करना और डिसीजन लेना आसान होता है क्योंकि सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है ना वेरियस टाइप्स की। इसमें उच्च कोटि की सूचनाएं उपलब्ध होना संभव हुआ है, हाई क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें, क्योंकि कंप्यूटर यूज़ करके, कंप्यूटर से देखो, नेट को यूज़ करके नेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है और डिसीजन लेने में जो कि मददगार होंगी। तो हाई क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेट से, इंटरनेट से। नेट का मतलब इंटरनेट। ये सूचनाओं को कम लागत पर उपलब्ध कराती है। कॉस्ट जो आएगी वो क्या आएगी? कम आएगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। ठीक है, आवश्यक सूचनाओं को संक्षिप्त में, कॉस्ट कैसे कम आएगी कि आपको, अगर ये MIS का यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर है आपके पास, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ये MIS ना हो तो आपको अलग अलग व्यक्ति लगाने पड़ेंगे इस काम के लिए, वो सूचना इकट्ठी करेंगे, उनको टाइम लगेगा और फिर इतनी सूचना जो MIS कंप्यूटर से या इंटरनेट से जो सूचना मिलेगी और उस व्यक्ति की सूचना में बहुत दिन रात का अंतर होगा। तो इसीलिए यह आवश्यक सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में, ब्रीफ में ये पेश करती है, ब्रीफ में दिखाती है सारी इन्फॉर्मेशंस को। ठीक है, और इससे प्रबंधकों पर सूचनाओं का भार क्या होता है? कम होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके पास, लिमिटेड वर्ड्स में ही सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है। तो संक्षिप्त होती हैं, छोटे रूप में होती हैं सूचनाएं बिल्कुल।